हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो है तीसरे लेक्चर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने प्रकाश के बारे में 2 वीडियो आप लोगों को दे दिए हैं। ठीक है, आज ये जो है तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहले वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन 2 वीडियोज़ को देख लीजिए, तब आपको ये तीसरा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल। इस बार अब है हमारी बारी, कराएंगे बोर्ड 2025 की तैयारी। ठीक है ना। OEE एकेडमी के साथ आपकी 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी हम लोग यहाँ पर कराने वाले हैं आप लोगों को। नवंबर चल रहा है, नवंबर से लेकर जनवरी तक आपका साइंस बिल्कुल फिनिश हो जाएगा विद क्वेश्चंस, विद MCQ क्वेश्चंस एंड कुछ PYQ भी लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेंगे हम लोग। ठीक है ना। उनके साथ में आज ये आपका फिजिक्स का तीसरा लेक्चर है बेटा। इससे पहले 2 वीडियो मैंने दिए हैं, उन दोनों वीडियोस को पहले आप लोग देख लें, उसके बाद में इस लेक्चर को समझें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए, साथ ही साथ नोट करते चलेंगे। नोट्स बहुत ज़रूरी हैं बेटा, क्योंकि जब आपके पेपर टाइम आएगा तो पेपर के टाइम पर आप लोग जो फास्ट ट्रैक रिवीजन करोगे वो कहाँ से करोगे? अपने नोट्सों से। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार एक नज़र कर लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में, क्या होता है प्रतिबिंब। फिर पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, फिर पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम, फिर पढ़ेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, फिर पढ़ेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक, और उसके बाद लेंस, फिर पढ़ेंगे लेंसों से संबंधित परिभाषाएं जैसे दर्पण में हमने पढ़ी थी। ठीक है, पिछले वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने दर्पण के संबंधित परिभाषाओं के बारे में बात करी थी। ठीक है, फिर सीखेंगे बेटा लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, जैसे हमने दर्पण में सीखे थे। ठीक है ना। फिर है इन नियमों के बाद में लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने सीखा था। ठीक है, इसमें भी 6 कंडीशन है उत्तल के लिए। ठीक है, ऐसे ही अवतल से सीखेंगे, अवतल के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। फिर लेंसों के लिए UV-F में संबंध सीखेंगे, दर्पण के लिए सीखा था हमने UV तथा F में संबंध, जिसको हम कहते थे दर्पण सूत्र। अब यहाँ पर लेंसों के लिए कहेंगे हम इसको लेंस सूत्र। ठीक है ना। फिर लास्ट में रेखीय आवर्धन की बात करेंगे, जैसे हमने दर्पण के लिए करी थी ये बात, सेम वही। ठीक है बेटा, तो ये था एक बार एक नज़र आपके आज के लेक्चर के बारे में। ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है बेटा? प्रतिबिंब। पहला टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? जब कभी भी प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। जैसे कि देखिए आप लोग आईना देखते हैं तरीके से बेटा। ठीक है, एक बच्चा यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ है और ये अपना क्या देख रहा है? इसमें इमेज देख रहा है, अपना प्रतिबिंब देख रहा है। तो जो ये बाहर खड़ा हुआ है इसको हम कहेंगे वस्तु, और इसको हम कहेंगे इसका बेटा प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? इसका प्रतिबिंब। ठीक है, ऐसा कैसे होता है? ठीक है, तो उसको हम समझेंगे ऐसा कैसे होता है। देखिए मैंने बताया कि वस्तु से कई सारी किरणें चलती हैं, जैसे हमने प्रकाश के स्रोत पढ़े थे बेटा, दीप्त और अदीप्त। कोई भी वस्तु हमें दिखती है, पहले प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, उसके बाद हमारे आंखों तक पहुंचता है। ठीक है ना। दीप्त और अदीप्त की मैं जो बात कर रहा हूँ, ये जो बच्चा है यहाँ पर इसके सामने खड़ा हुआ है, जिसका नाम हमने क्या रखा था? पहले वीडियो में हमने इसका नाम रखा था, नाम था शायद इसका बल्लू, नाम था इसका, है ना। बच्चे का नाम क्या था? बल्लू। ठीक है, बल्लू आईने के सामने खड़ा हुआ है बेटा, और यहाँ पर LED बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये बल्ब जलेगा तो बल्लू पर लाइट पड़ेगी बेटा। ठीक है ना। अब ये अपने आप को वहीं के वहीं तो देख नहीं सकता, अब इस पर लाइट पड़ी और इससे निकल करके लाइट यहाँ पहुँची इस तरीके से, और ये लाइटें एक एक करके क्या हुई? सब मिलती चली गई, और इसके द्वारा बल्लू का आईने में बेटा क्या बन गया? प्रतिबिंब। आईने में बल्लू का क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। ठीक है ना।
तो परिभाषा प्रतिबिंब की क्या है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बेटा, ये थी प्रतिबिंब की परिभाषा। अब प्रतिबिंब के प्रकार समझेंगे बेटा। प्रतिबिंब बेटा दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और बेटा दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। इसको बोलते हैं बेटा रियल इमेज, रियल इमेज, और इसको बोलते हैं बेटा वर्चुअल इमेज। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इनको? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। वास्तविक को रियल, आभासी को वर्चुअल। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जहां प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं। ठीक है ना, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब बेटा उल्टा होता है हमेशा। ठीक है, कैसा होता है? उल्टा। यानी कि अगर आप ऐसे आईने की तरफ देखें जिसमें आप उल्टे नजर आए, उल्टे इन द सेंस जैसे आप सामने खड़े हुए हैं बिल्कुल एकदम सीधा, वहां आपका सर नीचे होगा, पैर ऊपर होंगे। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, किस तरीके के उसमें पॉसिबल है ऐसा? भाई मिरर भी तो चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा? तो ऐसा बेटा पॉसिबल है आपके लिए अवतल दर्पण में। आप अपने घरों में जो दर्पण रखते हो ना, वो है बेटा समतल दर्पण। समतल दर्पण में जो इमेज बनती है बेटा वो बनती है सीधी, और सीधी इमेज जो होती है बेटा वो होती है आभासी। ठीक है ना, यानी कि जो इमेज आप घर पे जो आईना है उसमें जब आप देखते हैं तो उसमें जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? सीधी बनती है, और वो सीधी इमेज आभासी होती है। अब आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि सर ये आभासी है? कभी भी आप आईने के सामने खड़े होकर के देखना, जब आप अपना ऐसे करके ये राइट हैंड जब आप रेज करेंगे, जब अपना सीधा हाथ आप उठाएंगे, तो उस इमेज में आप लोग देखोगे कि वो अपना उल्टा हाथ उठाएगा। इमेज आपके सामने है, आईना आपके सामने रखा हुआ है बेटा, तो उस केस में आप जैसे इस हाथ को ऊपर करोगे, ठीक है ना, तो उधर से आप देखोगे वो इस साइड से इस वाले हाथ को करेगा, और ऐसे करके आप देखोगे तो ये कौन सा वाला हैंड है हमारा? ये हमारा लेफ्ट हैंड है। ठीक है, आप राइट यहाँ से कर रहे हो लेकिन इमेज अपना कौन सा कर रही है? इमेज अपना लेफ्ट हैंड रेज कर रही है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं इसको आभासी प्रतिबिंब। लेकिन इसके केस में, वास्तविक के केस में ऐसा होगा बेटा, अगर आप राइट हैंड को रेज करेंगे तो 100% वो भी अपना राइट हैंड ही रेज करेगा। ठीक है ना, आप अवतल दर्पण में देखना, एक अवतल दर्पण लेकर के आना, स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाता है आसानी से 5-10 रुपये का। ठीक है, उसमें जब आप अपने आप को देखोगे तो आप उसमें उल्टे नजर आओगे बेटा, आप अपना सीधा हाथ जैसे ऊपर करोगे, इमेज भी अपना सीधा हाथ ऊपर करेगी। ठीक है ना, तो सीधा सीधा समझ लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा होता है बेटा? जहां प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में मिलती हैं या फिर उल्टा इमेज बनाती हैं, उन्हें हम
जो है वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है, जो उल्टे इमेज होते हैं। आभासी प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि हमेशा दर्पण के पीछे या लेंस से पहले बन जाती है उनकी इमेज, और वो ज़्यादातर कैसी होती है, सीधी इमेज होती है बेटा, ठीक है ना। तो जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है और प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है ना। तो ये इनकी डेफिनेशन हो जाएगी, आप नोट कर सकते हैं जो मैंने बोला है इसी बात को, ठीक है। इसके बाद में है बेटा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, देखिए आपके सामने इमेज है, देखो ये पेंसिल है बेटा, और इस पेंसिल को किसमें, एक वाटर में हमने डाला यहाँ पर, देखिए ये पेंसिल यहाँ पर पानी के अंदर है बेटा, और देखिए कैसी नजर आ रही है, यहाँ से तो एकदम सीधे है, ठीक है, यहाँ से कैसी है, एकदम ये सीधी। देखो बेटा, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे थे कि पेंसिल एकदम सीधी आपने डाली, ठीक है, आपने सीधी ये यहाँ पर पेंसिल डाली, लेकिन ये आपको यहाँ पर कैसी नजर आ रही है, थोड़ी सी टेढ़ी नजर आ रही है, ठीक है। यही घटना बेटा प्रकाश का अपवर्तन है। कैसे, देखो प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, यहाँ तो पेंसिल काय में थी, वायु में थी, और यहाँ पर पेंसिल काय के अंदर आ गई बेटा, जल के अंदर आ गई, तो माध्यम बदल गया। क्या बदल गया, माध्यम बदल गया। तो माध्यम बदलने की वजह से क्या हुआ कि जो प्रकाश था वो मुड़ गया, भटक गया अपने रास्ते से, ठीक है। ऐसा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये लाइट रे बेटा आ रही है सीधी, और ये कांच का टुकड़ा है, ठीक है, स्लैब है ये कांच की, इस पे जैसे ही ये पड़ा तुरंत ये मुड़ गया इस तरीके से, फिर से बाहर निकला, फिर से ये क्या हो गया, सीधा हो गया, ठीक है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन यही है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से भटक जाता है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं ऐसे करके, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से भटक जाती है, अपने मार्ग से भटक जाती है या विचलित हो जाती है, ठीक है, विचलित हो जाती है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने मार्ग से भटक जाती है। ऐसा हम तुक्का नहीं बढ़ा रहे बेटा, आप लोग देख लीजिए इमेज में बकायदा आपको दिख रहा है, जो है प्रकाश जो है क्या हो रहा है, अपने मार्ग से भटक रहा है। पेंसिल सीधी नजर आनी चाहिए थी लेकिन थोड़ी टेढ़ी नजर आ रही है। ऐसे ही यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, प्रकाश स्लैब से होकर के जा रहा है, जैसे ये यहाँ से सीधा आ रहा था, इसमें जाते ही थोड़ा सा मुड़ गया, बाहर जाने पर फिर सीधा हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसमें बेटा दो बातें आती हैं कि प्रकाश किस तरीके से भटकेगा, प्रकाश किस तरीके से भटकेगा। तो दो तरीके की बातें मैं आपके सामने करता हूं। देखिए, जब कभी भी प्रकाश विरल माध्यम से, कैसे माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, कैसे माध्यम में जाएगा बेटा, सघन माध्यम में, सघन माध्यम में जाएगा तो ये बेटा अपने मार्ग से भटक जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यह अपने मार्ग से कैसे भटकेगा,
भटक तो जाएगी, ये तो अगर अपवर्तन की घटना है ही। किस तरीके से भटकेगा? जब कभी भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो ये हमेशा बेटा अविलंब की ओर झुकेगी। किस तरफ झुकेगी? हमेशा अविलंब की ओर झुकेगी। कहाँ झुकेगी बेटा? अविलंब की ओर, अविलंब की ओर झुकेगी। देखो जो आने वाली प्रकाश की किरण होती है बेटा, इसको तो बोलते हैं हम आपतित किरण, आपतित किरण। और जो किरण बेटा यहां से भटकी, इसको बोलेंगे हम अपवर्तित किरण। ठीक है, एक माध्यम विरल था, दूसरा माध्यम सघन था। देखो विरल माध्यम बेटा ऐसे होते हैं जिनमें जो उस माध्यम के कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। जैसे कि वायु और निर्वात ऐसे दो माध्यम हैं बेटा जो कि विरल माध्यम माने जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनके जो कण हैं वो बहुत बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत बहुत दूर होते हैं, जब भी तो हम आसानी से इसमें चल पाते हैं वायु के अंदर। ठीक है ना, पानी के अंदर हम तेज क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि उसके कण थोड़े नजदीक होते हैं। ठोस के अंदर तो हम बिल्कुल नहीं चल सकते। ठीक है ना। सघन माध्यम आपके बेटा अन्य जितने भी कठोर माध्यम हैं, जैसे कि कांच हो गया, जैसे कि जल हो गया, ठीक है, आपका हीरा हो गया, ठीक है, कैरोसिन ऑयल हो गया, ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिनमें प्रकाश क्या करता है? धीमी चाल से चलता है। ठीक है ना। अपवर्तन आप जानते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरण भटकेगी, इसको बोलते हैं बेटा अविलंब। भटकेगी किस तरीके से? अविलंब। ठीक है, भटकेगी किस तरीके से बेटा? ये चीज समझेंगे। जब कभी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो हमेशा अविलंब की ओर झुकेगी, अविलंब की ओर झुकेगी। देखो अविलंब क्या होगा? जैसे कि ये प्रकाश की किरण आ रही थी तो इस वाले तल के लिए जो लंबवत रेखा होगी वो इस तरीके से लंबवत होगी ना। इमेजिन कर लेते हैं जस्ट वैसे ही एकदम सीधी 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर जो लाइन इस पर होगी 90 डिग्री पर, ठीक है ना, उसी को हम कह देंगे उसका अविलंब। ये कितने पर है? 90 डिग्री पर। कितने पर है बेटा? ये 90 डिग्री पर। ठीक है ना, 90 डिग्री पर। तो जो रेखा 90 डिग्री पर आ रही होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? उसी को हम अविलंब बोलते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। तो एक बात ध्यान रखना, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो भटकती है। किस तरीके से भटकती है? जब विरल से सघन जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और दूसरे केस में जब ये विरल से सघन में जा रही थी तो अविलंब की ओर झुक रही थी। अब अगर सघन से विरल जाती है तो बेटा ये अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है ना। ये कौन सा माध्यम है? अब सघन, सघन माध्यम है ये। और दूसरा माध्यम हमने कौन सा लिया बेटा? विरल, विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम। जब भी सघन से विरल जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। ये कौन है बीच में रेखा? यही है हमारे लिए अविलंब, जो स्थल पर लंबवत रेखा होगी। काल्पनिक वैसे ही मान लेंगे। ठीक है ना। आने वाली किरण को क्या कहेंगे हम? आपतित किरण, आपतित किरण। और इसको कहेंगे बेटा हम अपवर्तित किरण। ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं पहला पॉइंट, जैसे कि मैंने क्या बोला कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है ना, ये पहला पॉइंट। दूसरा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है ना, इस तरीके से दो घटनाएं होंगी। अच्छा, आते टाइम पे कोण क्या बनेगा? आपतन कोण, जिसको हम आई से प्रदर्शित करेंगे। और जाते टाइम एंगल क्या बनेगा? ये बनेगा बेटा अपवर्तन कोण। क्या बनेगा? अपवर्तन कोण, जिसको हम आर से व्यक्त करेंगे। ठीक है। आने वाली किरण और अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, जिसको हम किससे? आई से। और जाने वाली किरण के लिए अविलंब के बीच में और जाने वाली किरण के बीच में, अपवर्तित किरण के बीच में बना कोण अपवर्तन कोण, जिसको हम क्या कहेंगे? आर, जिसे हम आर से व्यक्त करेंगे। ठीक है ना। ये बातें आप नोट करते हुए चलेंगे। अगर आपको नोट्सों की यदि आपको ज़रूरत हो, यानी कि आप इससे नहीं लिख पा रहे हैं, अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमें बता सकते हैं। ठीक है ना।
या फिर उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, OWE अकेडमी के नाम से, ठीक है। देखिए अब है बेटा अपवर्तन के नियम। अब क्या है? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। एक बार वॉइस पर नजर दें, ठीक है। देखो अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के दो नियम होते हैं बेटा। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं अपवर्तन के। पहला नियम क्या? पहला नियम है बेटा, देखो यहीं से समझ लेंगे। पहला नियम है आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अविलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं या एक ही तल में होते हैं। देखो आने वाली किरण भी इसी तल पर पड़ रही है, अपवर्तित किरण भी इसी तल से जा रही है और अविलंब भी इसी तल पर आ रहा है। तो पहला नियम क्या है बेटा? जैसे कि परावर्तन का हुआ करता था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब, तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है बेटा। इसका दूसरा नियम है जिसको हम कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है क्या होता है स्नेल का नियम, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, ध्यान से समझेंगे। क्या कहता है ये कहता है बेटा, देखिए ये रहा इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आपतन कोण होता है आई और अपवर्तन कोण होता है बेटा आर। तो कहा यह जाता है आपतन कोण के लिए साइन का वैल्यू, साइन का मान, और अपवर्तन कोण के लिए साइन का मान, ये जो होता है बेटा एक फिक्स वैल्यू होती है। ये होता है एक नियतांक, नियत वैल्यू होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। क्या होती है? एक फिक्स वैल्यू होती है। देखो किस तरीके से, जैसे मानिए ये आ रही है प्रकाश की किरण, मान लीजिए आ रही है बेटा 45 डिग्री पर। कितने पर आ रही है? 45 डिग्री पर। थोड़ा सा झुक गई और ये जा रही है बेटा 30 डिग्री पर। तो हम आपतन कोण के लिए निकालेंगे साइन का वैल्यू, यानी कि साइन 45 का मान निकालेंगे बेटा। और अपवर्तन कोण जो है हमारा, इसके लिए अपवर्तन कोण हमारा 30 डिग्री है, इसके लिए भी हम साइन का वैल्यू निकालेंगे, साइन 45 और साइन 30 का मान। सभी लोग जानते हैं साइन 45 का मान बेटा 1/√2 होता है और साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान 1/2, ठीक है। ऊपर ले जाओ और इसे नीचे ले आओ, 2 ऊपर और √2 नीचे। हम जो है बेटा रूट, इसको 2 को लिख सकते हैं √2 गुणा √2 बटे में है बेटा √2। √2 से √2 कट गया, ये कट गया, बचा क्या बेटा √2। और आप अच्छे से जानते हैं कि √2 का जो मान होता है सर वो 1.414 होता है, जो कि एक कैसी वैल्यू है बेटा? एक नियत वैल्यू है। कैसी वैल्यू है बेटा? एक नियत ये मान है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं आपतन कोण की ज्या, ज्या बोलते हैं साइन को हिंदी में ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है। नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या किसको बोलते हैं बेटा हम? साइन को। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, की ज्या, ज्या किसको बोल रहे हैं हम? साइन को। अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात
का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है बेटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो एक नियतांक होती है, मतलब एक नियत अंक होती है। ठीक है ना। इस नियतांक को हम क्या कहते हैं, इस नियतांक को हम क्या कहते हैं, जो साइन आई और साइन आर का जो वैल्यू आया, जो नियतांक आया, आपने भी देखा था √2 आया। ऐसा नहीं है हमेशा ही √2 आएगा बेटा, हमेशा √2 नहीं आएगा। वो तो हमने मान लिया कि ये जो किरण थी ये 45 डिग्री पर आ रही है, हो सकता है 60 डिग्री पर आ रही हो सकता है 75 डिग्री पर आ रही हो, जाते टाइम हो सकता है 30 की बजाय हो सकता है सघन से विरल में आ रही हो। मान लो आ रही हो 45 पर, जा रही हो 60 पर, आ रही हो 75 पर, जा रही हो कितने पर, 80 पर, 90 पर। 90 तो यहीं से चली जाएगी ना बिल्कुल तल से, मतलब ज़्यादा पर जा रही हो, कम पर आ रही हो, ज़्यादा एंगल पर जा रही हो, या फिर कम एंगल पर आ रही हो और ज़्यादा पे जा रही हो, दूसरा ज़्यादा पे आ रही हो और कम पे जा रही हो। ठीक है ना। तो अलग अलग वैल्यू आएंगी, लेकिन आएगी एक फिक्स वैल्यू, कहने का अर्थ ये है। ठीक है ना। अब ये जो फिक्स वैल्यू आएगी बेटा, उस फिक्स वैल्यू को हम कहते हैं, उस फिक्स वैल्यू को हम कहते हैं एन, और जिसका नाम है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डिपेंड करता है बेटा दोनों माध्यमों पर, कि माध्यम आपने कैसे लिए हैं। इसका अर्थ ये होता है, इसकी जो भी फिक्स वैल्यू आती है, इनके अनुपात की जो फिक्स वैल्यू आती है बेटा, उससे ये निर्धारित होता है कि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कितने गुना धीमी या तेज चलेगी। एन का मान क्या निर्धारित करता है, प्रकाश की किरण कितने गुना धीमी या कितने गुना तेज चलेगी। ठीक है। जैसे ही प्रकाश की किरण, अभी भी आपने देखा था एक स्लैब था, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ये रहा स्लैब, इस स्लैब में ये किरण जो आ रही है, ये इसके अंदर जाने पर हल्की सी बेंड हो गई, हल्की सी झुक गई। कारण, क्योंकि अंदर जा करके इसकी चाल थोड़ी कम हो गई, जिस वजह से जो है चाल धीमी होने की वजह से इसका मार्ग बदल गया। जैसे ही इससे बाहर आई, फिर से इसकी चाल बढ़ गई, चाल बढ़ने की वजह से सेम माध्यम पर न जाकर इसका मार्ग बदल गया। तो ओवरऑल बात यह है बेटा, जो एन का मान है, जो एन का मान है वो ये निर्धारित करेगा कि प्रकाश की किरण पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में कितने गुना धीमी या कितने गुना तेज चलेगी। ठीक है। अगर अभी हमने देखा था √2 का उसका मान आता था √2, तो इसका अर्थ था कि इस माध्यम से इस माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण √2 गुना धीमे चलेगी। √2 गुना क्या चलेगी, धीमे। जब भी प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुके यानी कि वो धीमी चल रही है, और दूर हट जाए तो यानी कि क्या होगा, वो तेज चल रही है पहले माध्यम के सापेक्ष। ये माध्यम था, इसके सापेक्ष अभी तो ये दूर है, इसमें जाकर के झुक गई। इसका मतलब है कि जितनी चाल से ये इसमें चल रही थी, दूसरे माध्यम में आने पर ये उसकी चाल कम हो गई। अगर ये दूर हट जाता तो हम कहते कि पहले माध्यम के हिसाब से दूसरे माध्यम में ये थोड़ी तेज चलने लग गई है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो हम एन को क्या कहते हैं बेटा, एन को कहते हैं अपवर्तनांक। अगर इसको हम 1 और 2 लिख देते हैं तो इसको कहेंगे हम पहले माध्यम के सापेक्ष, माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम का, माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम इसे कहेंगे। ठीक है ना। यानी आप कह सकते हैं 1 और 2 इक्वल टू होता है बेटा साइन आई अपॉन साइन आर। इसी तरीके से हम कहेंगे 2n1 के लिए, तो 2n1 के लिए बेटा उल्टा हो जाएगा, साइन आर बटे साइन आई। ठीक है। अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं आपके सामने, 1 और 2 और 2n1 का, बराबर में इसकी वैल्यू क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर, बड़े में साइन आर और अपॉन में साइन आई। इनको हम काटेंगे बेटा तो कितनी बार कट जाएगा, एक बार। ठीक है, एक बार। अगर हमें पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया हो और दूसरे के सापेक्ष पहले का पूछें, तो 1 और 2 को हम भेज देंगे 1 के भाग में, 1 के
भाग में हम इसे भेज देंगे बेटा। तो दूसरे के पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक दिया हो और दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक पूछे तो हम इसे इस नियम से ज्ञात कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं उत्क्रमणीयता नियम। उत्क्रमणीयता नियम, उत्क्रमणीयता नियम बेटा हम इसे कहते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या है? उत्क्रमणीयता संबंध। ठीक है, वॉइस क्लियर है? आवाज ठीक है ना? तो ये रहा बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब है बेटा निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं हम? निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है बेटा n, यानी कि आप लोग एक बात तो समझ गए हैं कि एक तरीके से जो फिक्स वैल्यू आएगी वो आती है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। मैंने अभी बताया ना, n का मान क्या निर्धारित करता है? माध्यम में प्रकाश कितना धीमे या कितना तेज चल रहा है। यानी कि ओवरऑल बात यह है कि जो n का मान है यानी अपवर्तनांक का जो मान है वो डिपेंड करेगा माध्यमों में प्रकाश की चाल पर। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? वायु या निर्वात। ठीक है ना? देखिए, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ निर्वात होता है और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ वायु भी होती है। हमारे पृथ्वी पर वायु है, ठीक है, आप स्पेस में चले जाएंगे वहाँ निर्वात मिलेगा आपको, वैक्यूम। तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, और दूसरा है बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, निर्वात में आप लोग जानते हैं प्रकाश की चाल, पहले वीडियो में आप सीख चुके हैं, c होती है और माध्यम में कुछ ना कुछ चाल उसकी होगी v। जहां c का मान बेटा एकदम फिक्स है, एकदम से फिक्स है c का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये c का मान चाहे आपको दे क्वेश्चन में चाहे ना दे, ये वैल्यू फिक्स है। ठीक है बेटा, ये था निरपेक्ष अपवर्तनांक। वायु में वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, अब है बेटा सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक पहला सीधा सीधा सिस्टम है। देखिए, अपवर्तनांक सीधी बात है, प्रकाश की चाल पर निर्भर करेगा, बस इतना समझ लीजिए आप। प्रकाश की चाल से ही डेफिनेशन आ जाएगी इसकी। तो आप कहेंगे सापेक्ष की जब बात करेंगे तो एक माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा बेटा वो आपके लिए होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, मान लीजिए पहले माध्यम में प्रकाश v1 चाल से चल रहा है, दूसरे में v2 चाल से चल रहा है, अलग अलग चालें हैं और इनके चालों के अनुपात से जो वैल्यू आएगी, जैसे कि देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है एक, कि आप लोग जानते हैं कि यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड है, मीटर बटे सेकंड है। ठीक है, तो इसका अपवर्तनांक कितना होगा? ठीक है ना, वायु से प्रकाश की किरण गई है तो n बराबर c/v। c का मान बेटा आप अच्छे जानते हैं 3 × 10⁸ और v का वैल्यू आपको दिया गया इतना, ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/2। इट मीन्स 3 का आधा कितना होता है बेटा? 1.5, 1.5 यानी कि। ठीक है, तो यानी कि प्रकाश की किरण जो वायु से अगर माध्यम में जाएगी जिसमें इसकी चाल इतनी हो जा रही है तो उसका माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो इतना है। अगर वो आपको अपवर्तनांक दे दे तो आप चाल भी ज्ञात कर सकते हैं पीछे वाले फॉर्मूले से, इस वाले से c/v। और अगर अलग अलग माध्यमों में चालें दी हैं, मान लो पहली चाल तो ये दी है आपको मान लीजिए कांच में और दूसरी चाल दे दे आपको जल में, तो आप अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? किसके सापेक्ष? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का। जैसे कि आपने पहले निकाला वायु के सापेक्ष कांच का, ANG मतलब क्या है? वायु सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है बेटा,
ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ए एन जी मतलब, और ए एन डब्ल्यू सापेक्ष की बात कर रहे हैं ना, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का। इसका ए एन डब्ल्यू का मतलब क्या है? वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष डब्ल्यू का मतलब है बेटा जल, वाटर, जल का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, इस तरीके से अगर आपसे कहता है, मान लीजिए इस तरीके से, एक मिनट देखिए, इस तरीके से आपको दे रखा है दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक। कोई माध्यम है तीसरा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे का, यानी मान लीजिए एक तो जल है और दूसरा कांच है, कांच के सापेक्ष जल का या जल के सापेक्ष कांच का। तो इन दोनों के फिक्स अपवर्तनांक होते हैं बेटा, फिक्स अपवर्तनांक होते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष यानी कि वायु के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? तीसरे माध्यम का भी कुछ ना कुछ होगा जिनको हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू जरूर होगी। तो तीसरे माध्यम में दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक का भाग निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? दूसरे के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक आ जाएगा। देखिए जैसे कि आपसे पूछा जाए द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का जो एब्सोल्यूट अपवर्तनांक होता है यानी वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है, कांच का जो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है बेटा, उसमें इस लिक्विड का, लिक्विड मतलब जल हो सकता है या केरोसिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक है, उसका आप कांच के अपवर्तनांक में भाग कर दीजिए तो लिक्विड के सापेक्ष में आपका गिलास का आ जाएगा, यानी कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। कोई डाउट अगर यदि हो बेटा तो कमेंट करें आप लोग, जिससे मैं आपको उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। डाउट पूछना ज़रूरी है बेटा, ऐसा ना हो कि आप टॉपिक को सुनते रहें और कुछ डाउट अगर आया आपने नहीं बताया, आप सोच रहे नहीं बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा बेटा। डाउट अगर हो तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा लेंस। लेंस क्या होता है, अब हम समझेंगे लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है? लेंस होता है बेटा, देखिए एक कांच का टुकड़ा लेकर के आए इस तरफ से, एक कांच का टुकड़ा लेकर के एक इस तरफ से, दोनों के दोनों कांच के ही हैं, सेम कांच के हैं। उन कांचों से अगर हम इस वायु को घेर दें, इस वायु से घेर दें, तो ऐसे करके जो युक्ति बनी उसी को हम कहते हैं लेंस। ठीक है ना। परिभाषा कुछ ऐसी होती है बेटा इसकी कि दो समांगी तथा पारदर्शी पृष्ठों से घिरे माध्यम को लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लेंस कहते हैं। दो समांगी तथा पारदर्शी पृष्ठों से, एक पृष्ठ हम इधर से लेकर के आए और एक पृष्ठ इधर से लेकर के आए, ठीक है ना। दोनों पृष्ठों को हम ऐसे करके जोड़ दें, इस माध्यम को हम घेर दें, इसके बीच में जो वायु है, चाहे वो वायु हो बीच में चाहे जल हो, ऐसे करके मैं ये पृष्ठ एक इस तरीके से गोलाकार है, एक इस तरीके से गोलाकार है, इन दोनों को ऐसे करके चिपकाऊंगा बेटा, तो बीच में जगह नहीं बचेगी क्या? बीच में जगह बचेगी ना, ठीक है, बीच में जगह बचेगी इसमें। तो इस माध्यम को इसने घेर दिया वायु को, बीच में जल भी हो सकता है, आप जल में भी ले जा करके इनको मिला सकते हैं, ठीक है ना। इस माध्यम को आपने घेर दिया, ये जो युक्ति बनी है, ये जो बना है सारा सिस्टम, इसी को बोलते हैं हम लेंस, ठीक है ना। अब ये ऐसे करके भी हो सकते हैं, जो पृष्ठ है वो इस तरीके से घुमावदार भी हो सकते हैं, ठीक है ना। देखिए एक पृष्ठ इस तरीके से वक्राकार है और एक पृष्ठ ऐसे है बेटा, हमने इस माध्यम को घेर दिया, या फिर ये पृष्ठ इस तरीके से भी घुमावदार हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कोई बच्चा अब ये सोचे कि साहब अगर दोनों ही पृष्ठ सीधे हो, तो दोनों ही पृष्ठ ऐसे करके सीधे हो, पहला पृष्ठ ये रहा और दूसरा पृष्ठ भी ये रहा, और इस तरीके से हम इनको चिपका दें, तो भी क्या ये लेंस बनेगा? ये लेंस नहीं है बेटा, इसने माध्यम को कहाँ घेरा? ये तो खुद के ही अणु मिल गए हैं, तो वही पदार्थ बड़ा हो गया है, ठीक है। ये तो ये लेंस नहीं है। लेंस होने के लिए क्या जरूरी है? दो समांगी पारदर्शी पृष्ठों से घिरे हुए माध्यम को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। और ये बेटा दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है।
पहला होता है बेटा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और दूसरा होता है बेटा अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं लेंस, उत्तल और अवतल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और इसको बोलते हैं बेटा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, इनकी परिभाषा यहीं से बन जाएगी। देखो ये बीच में कैसे बेटा मोटे और किनारों पर कैसे हैं पतले। अगर आप इनको पकड़ के देखोगे ना तो ये बीच में से मोटे और किनारों पर पतले होंगे, वो तो होंगे आपके लिए उत्तल लेंस, और जो बीच में से पतले और किनारों पर मोटे होंगे उनको बोलते हैं हम अवतल लेंस। ठीक है, बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है, मैंने जो बोला है आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब है बेटा लेंस से संबंधित परिभाषाएं। पहली परिभाषा क्या है बेटा, प्रकाशिक केंद्र। देखिए मैं दोनों लेंसों को बना लेता हूं, ये उत्तल है और ये बेटा कैसा है, अवतल। ठीक है ना, ये वाला अवतल है, ये वाला अवतल है, ये उत्तल है। प्रकाशिक केंद्र होता है बेटा जो दोनों वक्राकार पृष्ठ होते हैं ना, इनका बिल्कुल मिड पॉइंट, दोनों वक्र पॉइंटों का बिल्कुल मिड पॉइंट जो होता है, इसको बोलते हैं हम इसका प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ज्यामितीय केंद्र जो होता है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है, अगर हम इसकी एक्सिस खींचे इस तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर, देखो कुछ इस तरीके से अगर मैं एक्सिस खींच दूं इसकी, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसकी एक्सिस खींच दूं, ठीक है, एक एक्सिस तो ये हो गई और दूसरी कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, तो इसी को बोलेंगे हम इसका ज्यामितीय केंद्र। क्या बोलेंगे इसको हम, इसका ज्यामितीय केंद्र। तो जो ज्यामितीय केंद्र होता है उसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। आप कह सकते हैं लेंस का ज्यामितीय केंद्र प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। फिर आता है बेटा प्रथम फोकस। प्रथम फोकस क्या है, प्रथम फोकस इस तरीके से समझेंगे आप कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये है बेटा मुख्य अक्ष, लास्ट में डेफिनेशन है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष होती है प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा ही को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब बेटा देखिए, अब हम सीख रहे हैं प्रथम मुख्य फोकस। तो आप कहेंगे मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, दोनों लेंस बना लेता हूं मैं, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, इसका भी मुख्य अक्ष ये होगा। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आने वाली, जहां से आने वाली या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, F1 कहते हैं। ठीक है, ये तो मुख्य अक्ष थी, उसे हम F1 कहते हैं। वह बिंदु जिससे आने वाली या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली, देखो ये इसकी तरफ जा क्यों नहीं रही है, आप सोचेंगे सर ये इसकी तरफ प्रकाश की किरण जा क्यों नहीं रही है, इसमें तो चलो आ रही है, इससे इसमें क्यों नहीं जा रही, क्योंकि बेटा जो अवतल लेंस होता है ना, जो अवतल लेंस होता है इसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। और अपसारी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है, और इसको बोलते हैं हम अभिसारी। इसको क्या बोलते हैं हम, अभिसारी लेंस भी कहते हैं इसको हम, अभिसारी लेंस। ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ये जो किरण जा रही है ये इस बिंदु तक क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये लेंस पर पड़ेगी तुरंत ये इसको क्या करेगा, बजाय इकट्ठा करने के फैला देगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे इस बिंदु की तरफ कोई भी प्रकाश की किरण जाएगी ये तुरंत उसको ऐसे करके फैला देगा। लेकिन फैलाएगा किस तरीके से, क्योंकि ये फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही थी, दोनों किरणें किस तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही थी, फोकस की तरफ, प्रथम फोकस की तरफ। अगर ये प्रथम फोकस की तरफ जाएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, टकराकर समांतर हो जाएंगी। तो हम सीख रहे हैं प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, उसी बिंदु को हम प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है बेटा, ये रही इतनी बात। ठीक है, इसको साइड से कर देता हूं मैं छोटा करके, ये रहा।
अब इसके बाद में है द्वितीय मुख्य फोकस। ये द्वितीय मुख्य फोकस क्या है? द्वितीय मुख्य फोकस होता है बेटा जब प्रकाश की किरणें, या फिर ये कह लीजिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उस पर आकर मिलती हैं। ठीक है ना, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मिलती हैं। अवतल के केस में उत्तल के केस में मिलती हैं और अवतल के केस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है ना, इस तरीके से जो है समांतर प्रकाश की किरणें आ रही थी, समांतर अब इससे फैल जाएंगी इस तरीके से। अपसारी प्रकृति का होता है, फैला दिया, इनको भटका दिया अपने रास्ते से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो बिंदु है बेटा ये कहलाएगा आपके लिए F2। इसको हम F2 से लिखते हैं, उसको हम F1 से लिखते हैं, प्रथम मुख्य फोकस को। तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये रही मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। या यूं कह लीजिए द्वितीय मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को लेंस से अपवर्तन के बाद किरणें मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, उसी बिंदु को ही हम क्या कह देते हैं? द्वितीय मुख्य फोकस कह देते हैं। मुख्य अक्ष आपने समझ ही लिया कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण को ही हम क्या कहते हैं, या रेखा को ही हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब है बेटा लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, जल्दी जल्दी समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हम दर्पण के हम समझ चुके हैं। ठीक है, दर्पण के अगर आपने पढ़ रखे हैं तो इनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना, देखिए पहला क्या कह रहा है, ये सब दिखाई तो दे रहा है ना आप लोगों को, बोर्ड पर नजर आ रहा है, एक बार देख लें सुल्तान सर जरा। ठीक है, कलर में कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब देखते हैं पहला नियम क्या कह रहा है प्रतिबिंब बनाने का, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय मुख्य फोकस से जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है ना, पहला नियम है जो प्रकाश की किरणें बेटा मुख्य अक्ष के क्या आएंगी? समांतर। ये कौन है? मुख्य अक्ष है। जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी वो 100% गारंटी कि वो कहाँ से जाएंगी? F2 से जाएंगी, यानी कि द्वितीय मुख्य फोकस से ही जाती हैं। ये नियम है। ठीक है, उत्तल के केस में जाती हैं। ये उत्तल है, ये उत्तल लेंस है बेटा। ठीक है, और ये अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस में तो ये हमेशा द्वितीय फोकस से ही जाएंगी, लेकिन अवतल के केस में द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति इन किरणों को अगर देख रहा है बेटा तो इसको क्या लगेगा कि ये किरणें यहाँ से आ रही हैं, आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है ना, ये इसने तो क्या किया, अपनी अपसारी प्रकृति की वजह से इसको फैला दिया, प्रकाश की किरण को फैला दिया। ठीक है ना, लेकिन इसको क्या प्रतीत होगा इस व्यक्ति को कि ये किरण इस बिंदु से आ रही है। तो पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। अवतल के केस में द्वितीय फोकस से जाती हैं, उत्तल के केस में जाती हैं और अवतल के केस में आती हुई प्रतीत होती हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है बेटा प्रथम फोकस से आने वाली या प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। प्रथम फोकस से जो किरणें आ रही होंगी बेटा, जो किरणें प्रथम फोकस से आ रही होंगी वो जैसे ही लेंस पर पड़ेंगी वो क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। ठीक है ना, इससे तो प्रथम फोकस से आती हुई दिखेंगी, बकायदा आ रही होंगी। ये है आपके लिए उत्तल लेंस। ठीक है ना, तो प्रथम फोकस से आने वाली या प्रथम फोकस की ओर आती हुई, इसमें तो प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होंगी क्योंकि जैसे इसमें पड़ेंगी इनको फैला देगा। ठीक है ना, इस तरीके से तो प्रथम फोकस पर आती हुई प्रतीत होने वाली या प्रथम फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती हैं। ये हो गया दूसरा नियम। ठीक है, तीसरा नियम देखेंगे
लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद बिना मुड़े सीधी निकल जाती हैं। देखिए प्रकाशिक केंद्र से, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इससे जो किरणें गुजरेंगी वो बिना मुड़े, बिना कोई रिफ्रैक्शन के सीधी निकल जाएंगी, बिल्कुल सीधी निकल जाएंगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर को ओ से लिखते थे हम, ओ से। ठीक है ना, ये बिना मुड़े सीधी निकल जाएंगी। ठीक है बेटा, ये हो गए 3 नियम। ठीक है, पहला नियम आपने पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, तीनों नियमों को आपने अच्छे से पढ़ा। ठीक है, ठीक है बेटा, ये 3 नियम थे प्रतिबिंब बनाने के। इसके बाद देख लेते हैं क्या है। इसके बाद है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसे दर्पणों के द्वारा सीखा था आपने, उसमें 8 कंडीशन थी, यहाँ भी 8 होंगी। 6 थी उसमें अवतल दर्पण की, यहाँ पर उत्तल की होंगी 6, और 2 थी वहाँ पर अवतल दर्पण की, यहाँ जो है अब उत्तल दर्पण की थी 2 कंडीशन, और यहाँ पर अवतल लेंस की होंगी 2 कंडीशन। ठीक है, एक एक करके कंडीशंस की बात कर लेते हैं। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला है उत्तल लेंस द्वारा। पहले हम उत्तल लेंस के द्वारा सीखेंगे। तो पहली कंडीशन है बेटा, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। देखिए अनंत पर रखी है बेटा वस्तु, बहुत दूर रखी हुई है और ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं। अनंत पर रखी हुई वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें लगभग समांतर हो जाती हैं, और समांतर किरणें अपवर्तन के बाद कहाँ पर मिलती हैं बेटा? F2 पर मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? F2 पर। और जहां पर प्रकाश की किरणें मिल जाती हैं अपवर्तन या परावर्तन के बाद, वहीं क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब। वहीं क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब। तो स्थिति कहाँ बनी है बेटा? प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? F2 पर। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F2 पर। आकार कैसा होगा बेटा? क्योंकि बिल्कुल वस्तु बहुत दूर रखी है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बना है? बिंदु वाला, छोटा सा पॉइंट की तरह बना है, तो बहुत छोटा हो जाएगा। इसका मतलब बहुत छोटा बना है, एकदम पॉइंट की तरह, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, और प्रकृति कैसी होगी इसकी? इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? देखो बेटा, प्रकाश की किरणें एक्चुअल में मिल रही हैं, प्रकाश की किरणें इससे टकराने के बाद वाकई ही मिलेंगी। अब उत्तल के केस में वाकई प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? मिलती हुई वाकई में ही मिलती हैं F2 पर, वाकई में मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा? वास्तविक। ठीक है, और जो वास्तविक होते हैं प्रतिबिंब वो कैसे होते हैं? उल्टे। अरे आपने उत्तल लेंस लेकर के, पहले छोटे छोटे बच्चे ऐसे करते थे कि बाबा का या अम्मा का चश्मा मिल गया तो उसको ले करके जाते थे, धूप में बैठ जाते थे और कागज के ऊपर ऐसे रोक के रखते थे और कागज में आग लग जाती थी। क्यों? क्योंकि आने वाली सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर देता था? इकट्ठा। बच्चों को फिजिक्स तो पता नहीं थी उस समय पर, उन्होंने लिया कागज में आग लगा करके दिखा दी, कह दिया देखो जादू है। वो जादू नहीं है, वो फिजिक्स है बेटा। ठीक है, ऐसा कैसे हो रहा है मालूम है आपको? कि समांतर, क्योंकि अनंत पर वस्तु रखी है, सूरज कहाँ पर है? अनंत पर, तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी आ रही हैं? एकदम समांतर, एकदम सीधी आती हुई प्रतीत होती हैं। सीधी आएंगी, उत्तल लेंस पर पड़ी, जो अम्मा का या बाबा का अपने चश्मे का जो वो लिया था लेंस, उस पर ये सीधे पड़ी और वो इकट्ठा हो गई और कागज में आग लग जाती थी। ठीक है ना? तो इस तरीके से पहली कंडीशन हो गई बेटा। अब देखो दूसरी कंडीशन, जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच रखी हो, 2F1, या फिर ये बोला जाता है जब वस्तु 2F1 से परे रखी हो। जब वस्तु 2F1 से परे हो, थोड़ी सी दूर रखी हो, 2F1 से थोड़ी उधर रखी हो। ठीक है ना? देखिए ये रखी हुई है पर वस्तु, इससे एक समांतर किरण गई बेटा, बहुत सारी किरणें निकलती हैं, समांतर भी होंगी, कुछ केंद्र से भी जा रही होंगी। ठीक है, अनंत किरणें निकलती हैं। समांतर गई प्रकाश की किरण, समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा कहाँ से जाएंगी? द्वितीय मुख्य फोकस से जाएंगी। द्वितीय से निकल गई भैया पहली किरण। अब जा तो कई सारी किरणें रहेंगी, एक किरण निकली इसके कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से, ओ से। ऑप्टिकल सेंटर से निकलने वाली किरणें सीधी निकल जाएंगी, बिना मुड़े सीधी निकल जाएंगी, और ये जहां पर अपवर्तन के बाद जहां मिल गई वही वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। तो कहां बना है बेटा प्रतिबिंब? F2 और 2F2 के बीच, F2 और 2F2 के बीच प्रतिबिंब कहां बना है? F2 तथा 2F2 के बीच
देखो बेटा, अगर हम ज़्यादा ऐसे करके समझेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा आप भी कोशिश करें। जो मेरा लास्ट वीडियो था दर्पण वाला, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया इनको। ऐसे यहाँ पर है, ठीक है। लॉज आप ये ध्यान रखना प्रतिबिंब बनाने के, उससे आपको समझ में आने लगेगा। आकार कैसा है, देखो आंखों से ही दिख रहा है। ये वस्तु है, ये क्या है बेटा, ये वस्तु है, कितनी बड़ी है। और ये है बेटा इसका प्रतिबिंब। ये क्या है, इसका प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब है बेटा ये। तो देखो इसका साइज देखो और इसका साइज देखो, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, छोटा है। तो आप कहेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। इनको बेटा याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, वस्तु से छोटा। देखिए कैसे आता है ये वाला प्रश्न। ये आएगा जब वस्तु 2F2 से परे रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्थिति बताइए, आकार बताइए, प्रकृति बताइए, ऐसे करके पूछ लेता है। या फिर कह देता है यदि कोई प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बन रहा है तो वस्तु की स्थिति बताइए। मतलब उल्टा भी पूछ सकता है, सीधा वस्तु रख करके प्रतिबिंब पूछेगा, या फिर प्रतिबिंब की स्थिति दे करके वस्तु की स्थिति पूछेगा। ठीक है ना। प्रकृति कैसी है बेटा, वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं लेंस से, तो कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक। और जो प्रतिबिंब बेटा वास्तविक होते हैं वो उल्टे होते हैं, और आपको दिख भी रहा होगा प्रतिबिंब उल्टा है। देखो वस्तु का मुंह ऊपर की तरफ है एरो, ये नीचे की तरफ है एरो। ठीक है ना। नेक्स्ट, जब वस्तु 2F1 पर रखी हो, बिल्कुल F1 पर रख दी भैया, 2F1 पर समांतर गई, किरणें बहुत सारी निकलती हैं, किरण समांतर जा रही है। समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, हमेशा द्वितीय फोकस से जाएगी। एक किरण निकाली इसके केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से, वो बिना मुड़े सीधी निकल गई। जहां ये अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें मिल गई, वही वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब। देखो ये F2 था, ये 2F2 था, 2F2 पर जाकर के प्रतिबिंब बन गया, 2F2 पर जाकर के क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो स्थिति कहां पर बना बेटा प्रतिबिंब, 2F2 पर, 2F2 पर। आकार कैसा है, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक है, वस्तु के बराबर। प्रकृति कैसी है, वास्तविक है और उल्टा है, वास्तविक है और उल्टा है। इसके बाद में जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच रखी हो, यानी कि प्रथम फोकस के 2 गुनी दूरी के और प्रथम फोकस के बीच में रखी हुई हो, तब कहाँ बनेगा। तो देखिए एक किरण समांतर गई, समांतर किरणें बराबर अपवर्तन के बाद F2 से जाती हैं। एक किरण हमने सीधी कहाँ से निकाली, इसके केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से निकली एक किरण, प्रकाशिक केंद्र से निकलने वाली सीधी निकल गई, और ये अपवर्तन के बाद मिल गई भैया। और कहाँ बना है प्रतिबिंब, 2F2 के परे, 2F2 से परे, 2F2 से भी आगे बन गया प्रतिबिंब। आकार देख लीजिए, आपको दिख भी रहा होगा कैसा है, कमेंट में बताओ कैसा है, वस्तु से बड़ा। प्रकृति कैसी है बेटा, वास्तविक और उल्टा भी नजर आ रहा है, उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है। नेक्स्ट, जब वस्तु F1 पर रखी हो, ये रख दी भैया F1 पर, प्रथम फोकस पर, समांतर गई प्रकाश की किरण, F2 से निकलेगी इस तरीके से। एक किरण इसके केंद्र से निकली, ये रहा केंद्र, सीधी निकल गई। ये किरणें देखिए मिलती तो जा रही हैं, लेकिन ये बहुत दूर पर जाकर मिलेंगी, यानी अनंत पर जाकर के मिलेंगी। तो स्थिति बेटा कहाँ पर है, अनंत पर। यानी जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, F1 पर रखी हो। आकार कैसा बेटा, बहुत बड़ा, देखना बहुत बड़ा बन जाएगा। ये रही मुख्य अक्ष, और ये देखना झुकती जा रही है आगे की तरफ, तो वस्तु बहुत, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन जाएगा। वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है। प्रकृति कैसा है बेटा, वास्तविक है, और जो वास्तविक होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, उल्टे, वास्तविक उल्टा। ठीक है। छठा पॉइंट देखेंगे हम, जब वस्तु F1 तथा लेंस के बीच रखी हो, F1 और लेंस के बीच रखी हो। देखो ये रखी वस्तु, ये रहा बेटा लेंस, और ये रहा F1। प्रकाश की किरण समांतर जा रही है, अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी बेटा, ये जाएगी F2 से। कहाँ से जाएगी, F2 से। अब एक किरण कहाँ से भेजी फिर हमने, इसके प्रकाशिक केंद्र से, वो बिना मुड़े सीधी निकल गई। अब ये आगे जाकर के खुलता ही जा रहा है,
तो ये किरणें आगे तो मिलेंगी नहीं, और जब तक किरणें नहीं मिलेंगी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसको हमने आभासी पीछे की तरफ मिला दिया बेटा, जहां ये मिल गई वही वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो स्थिति कहां पर है बेटा, ये है लेंस से पहले, लेंस से पहले वस्तु की ओर, वस्तु की ही ओर। ठीक है, आकार कैसा है देखो, ये रही वस्तु, ये रहा प्रतिबिंब, बड़ा, वस्तु से बड़ा। प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है, प्रकाश किरणें मिल तो नहीं थी, मिलाती हुई हमने बस कोशिश करी इनको प्रतिबिंब को मिला दिया, इनको मिलाते गया बस, तो आभासी बन गया। और जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा प्रकृति में, आभासी और सीधा। ठीक है बेटा, आभासी और सीधा। ठीक है बेटा, तो आवाज में कोई दिक्कत नहीं, आवाज तो एकदम क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फिर इसके बाद में क्या टॉपिक है, अब है अवतल लेंस के द्वारा। अब अवतल लेंस के द्वारा देखना प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेंगे। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, देखो ये अनंत पर आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी हो जाती हैं, लगभग समांतर हो जाती हैं। समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से जाती हुई प्रतीत होंगी, F2 से, इसमें जाएंगी तो है नहीं। ठीक है, समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें ये कैसी जाती हुई प्रतीत होंगी, सॉरी आती हुई प्रतीत होंगी F2 से। तो जहां पर ये हमें क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इस बिंदु पर कैसी हो रही है, ये मिलती हुई प्रतीत। तो जहां ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है वहीं पर वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बना बेटा, F2 पर। आकार कैसा होगा, देखो बिल्कुल पॉइंट है, वस्तु बहुत दूर है, प्रतिबिंब कैसा बना, बिल्कुल पॉइंट के हिसाब से बना है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। और प्रकृति कैसी रहेगी, क्योंकि वास्तव में तो प्रकाश की किरणें मिल नहीं रही हैं, बस आभासी इनको मिला दिया गया है पीछे की तरफ डॉट डॉट करके, आभासी। और जो आभासी होते हैं प्रतिबिंब वो कैसे होते हैं बेटा, सीधे होते हैं, आभासी और सीधा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं इसके बाद, जब वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी हो, यानी कहीं भी रखी हो, अब कहीं पर भी रखी हो, तब देखना इसके केस में क्या होगा। ये समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है, कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी है, F2 से, ये रहा भैया F2। दूसरी किरण कहाँ से गई, केंद्र से, केंद्र से जाने वाली बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। जहाँ ये किरणें मिलेंगी वहीं वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब, वहीं वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ठीक है, ये रही वस्तु। तो बेटा इसकी स्थिति बताइए, स्थिति बताइए कहाँ बना है प्रतिबिंब। स्थिति है वस्तु की ही ओर, कहां पर बना है, वस्तु की ही ओर या वस्तु की ओर। आकार कैसा है बेटा प्रतिबिंब का, दिख रहा होगा आंखों से अब तो, छोटा, वस्तु से छोटा। और प्रकृति कैसी है बेटा, प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं या फिर हमने मिलाई हैं, वैसे ही मिलाती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो प्रतिबिंब होगा बेटा आभासी, आभासी। और जो आभासी होता है वो सीधा होता है, आभासी सीधा। ठीक है, इस तरीके से। अब है बेटा लेंस के लिए यू वी तथा एफ में संबंध, यानी कि लेंस सूत्र। जैसे दर्पण सूत्र नहीं होता था, ऐसे ही बेटा लेंस सूत्र है। एफ बराबर 1/v और 1/u। इसमें माइनस होता है, उसमें प्लस होता था, बस इतना अंतर है। v क्या होता है बेटा, प्रतिबिंब की दूरी, कहां से, प्रकाशिक केंद्र से, प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और f क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, कौन सी दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, इनके चिन्हों का सिस्टम आप जानते ही हैं। जो दूरियां बाईं तरफ वो ऋणात्मक, जो दूरियां दाईं तरफ वो धनात्मक। ठीक है, तो उत्तल के केस में ज्यादातर जो कंडीशंस होंगी उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं बेटा, एक बार वीडियो को पीछे करके देखें। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बन रहे थे वो सबके सब दाईं तरफ बन रहे थे, तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक लेंगे हमेशा।
ठीक है, एक कंडीशन में ही बस बाईं तरफ बना था। u बेटा वस्तु की दूरी है, u हमेशा बाईं तरफ, वस्तु हमेशा बाईं तरफ ही रखी जाएगी, तो हमेशा इसकी वैल्यू नेगेटिव। फोकस जो लेंगे, मुख्य फोकस, वो लेंगे हम द्वितीय फोकस हमेशा। तो उत्तल के लिए जो द्वितीय फोकस होता है बेटा वो पॉजिटिव होता है, दाईं तरफ होता है। ठीक है ना, ये वीडियो में आप पीछे जा करके भी देख सकते हैं एक बार, और ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अवतल लेंस के लिए भी इनकी वैल्यू क्या होंगी, v नेगेटिव होगा क्योंकि सभी प्रतिबिंब बाईं तरफ बन रहे थे, u हमेशा नेगेटिव क्योंकि वस्तु तो हमेशा ही बाईं तरफ रखनी है, f द्वितीय फोकस इसका बाईं तरफ ही होता है। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव, दोनों के लिए मैंने दूरियां भी बता दी आपको। अब है बेटा रेखीय आवर्धन, जो कि अब आखिरी टॉपिक है, इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है बेटा ये। इसके बारे में भी पहले हम चर्चा कर चुके हैं दर्पण के केस में, बिल्कुल वही है यहाँ पर भी, कि प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई और वस्तु की लंबाई या उसकी ऊंचाई का जो अनुपात होगा उसी को हम क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। इससे हमें क्या मालूम चलता है, इससे हमें प्रतिबिंब की प्रकृति पता चलती है बेटा, और प्रतिबिंब का आकार भी पता चलता है। ठीक है, इस m के द्वारा, और इसका एक संबंध v/u भी होता है। ठीक है ना, दर्पण के केस में यहाँ माइनस हुआ करता था, इसमें माइनस नहीं होता है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। ठीक है, m का मान अगर धनात्मक आता है, मैंने बताया ना, इससे हमें क्या मालूम चलता है, प्रकृति का मालूम चलता है और आकार का। अगर m का मान बेटा प्लस आ रहा है, m का मान कैसा आ रहा है, प्लस, तो आप कहना प्रतिबिंब आभासी और सीधा। जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं वो सीधे होते हैं। ठीक है ना, आभासी और सीधा होगा। और अगर m का मान बेटा ऋणात्मक आता है, यानी कि नेगेटिव आता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक, और जो वास्तविक होते हैं वो उल्टे, यानी प्रकृति हमें मालूम चलेगी। अब मान लीजिए संख्यात्मक मान के हिसाब से आ जाइए, अब आ जाइए भैया संख्यात्मक मान के हिसाब से। अगर m का मान 1 से कम आता है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। यदि m का मान 1 ही आ जाता है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। और यदि m का मान 1 से बड़ा होता है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, 1 से बड़ा होता है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है बेटा, इससे हमें इतनी सारी बातें मालूम चलती हैं बेटा। इतना सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, आज के इस वीडियो में। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की बिल्कुल ये समझ में आया होगा, कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं हुई होगी। लास्ट में थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर दिया बेटा, वीडियो देखिए लंबा ना हो जाए। ठीक है ना, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 1 घंटे से ज़्यादा, ठीक है ना, तो आप लोगों को दिक्कत देगा। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर रहा, किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं। यदि किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी, किसी भी प्रकार से कोई परेशानी इस लेक्चर में आई है तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब आपको बेटा नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। और दूसरी बात, रिवीजन साथ के साथ करते रहें, टेंशन बिल्कुल ना लें। आपका नवंबर चल रहा है, जनवरी तक आपका जो है सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे बेटा, बिल्कुल अच्छे तरीके से। आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है हमारा OWE अकेडमी के नाम से, या फिर हमें आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप हमें जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं नोट्स के लिए, हम आपको व्हाट्सअप पर नोट्स भेज देंगे। ठीक है बेटा, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड सी यू।